हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के सेकंड पार्ट का। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे ऑफ द ईयर 2022 के। ओके, सो पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है एंड इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1, वो पार्ट 1 पहले जाके देखें, क्योंकि आगे के आज हम लोग करेंगे 20 to 40 क्वेश्चंस। ओके, इन द लास्ट वीडियो वी डिड 20 क्वेश्चंस हम लोग ने किए थे, और आज हम लोग 20 to 40 क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ मोर 20 क्वेश्चंस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो हमारा जून पहले 16 जून को था जो हमारा एग्ज़ाम NTA UGC नेट जून 2024 का, वो अब शेड्यूल हो गया हमारा 18 जून को। 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। ओके, सो 2 दिन में तो कुछ नहीं होगा, बट हाँ, आप धीरे धीरे करके अगर प्रिपरेशन करोगे तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो इस चैनल के थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं पेपर 1 के क्विज़ आपको प्रोवाइड कराती हूँ, एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स के क्विज़ आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। What the question says, if a teacher needs to prepare a small animated video related to his or her topic of teaching, which software will be appropriate? अगर एक टीचर को स्मॉल एनिमेटेड वीडियो अगर उसको प्रिपेयर करना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो वो पढ़ा रहा है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर वो यूज़ करेगा, कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा? माइंड मैपिंग टूल्स, एनिमेकर, गूगल डॉक्यूमेंट, पावटून, ये ओ है, और पोल एवरीवेयर। सो इसमें एनिमेटेड वीडियो कहा गया है, तो वीडियो हम माइंड मैपिंग टूल्स से नहीं दिखा सकते। माइंड मैपिंग टूल्स क्या है कि आप अपने माइंड में एक इमेज आप बना रहे हो, और उससे इमेज बनते बनते आप एक माइंड मैपिंग आप कर रहे हो। ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन होती हैं। पोल एवरीवेयर ये भी ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन ऐसा क्या होगा जिसमें हम एनिमेटेड वीडियो भी बना सकते हैं, वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ एनीमेकर एंड पावटून। सो ऑप्शन 2 और 4 ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हमको वीडियो प्रिपेयर करना है। ठीक है, और वीडियो हम लोग पोल से या माइंड मैपिंग टूल से, गूगल डॉक्यूमेंट से नहीं प्रिपेयर कर सकते। सो हेंसफोर्थ ऑप्शन 2 and 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ लर्निंग learners participate in active discussion and get feedback from the teachers immediately? ऐसा कौन सा लर्निंग का मोड है जिसमें जो लर्नर्स होते हैं, लर्नर्स अगर हम बोले तो स्टूडेंट्स, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक एक्टिव डिस्कशन में, और उनको फीडबैक भी टीचर से इमीडिएटली मिल जाता है, मीन्स तुरंत मिल जाता है। So, ऐसा कौन सा मोड ऑफ लर्निंग है? हमने पढ़ा था सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग। इसमें साइमल्टेनियसली हमको फीडबैक भी मिल जाता है, एज वेल एज हम क्वेश्चन भी रेज करते हैं तो उसका फीडबैक, उसका रिप्लाई मेरे को तुरंत मिल जाता है। तो सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट दे हैव टू बी प्रेजेंट बोथ एट द सेम टाइम। और असिंक्रोनस में क्या होता है, इसमें इंटायरली ऑपोजिट होता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट एक टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, बट सिंक्रोनस में दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक टाइम पे अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है, अ टीचर हु फील्स इट डिफिकल्ट टू डू अ टास्क अलोन इज एबल टू डू इट बेटर विद द हेल्प ऑफ मोर स्किल्ड पीयर्स एंड एडल्ट्स, इट इज टर्म्ड एज। वैसा बच्चा जो अकेले टास्क करने में घबराता है या उसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो अकेले टास्क नहीं कंप्लीट कर पाता, लेकिन अगर वो बाकियों के का हेल्प उसको मिले, बाकियों का कोऑपरेशन मिले, तो वो टास्क कंप्लीट कर देता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम ZPD कहते हैं। ये वाइगोट्स्की ने दिया था ये। ओके, इन्होंने ये टर्म को डिफाइन किया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चा जो है, बच्चा है वो 2 तरह का होता है। अगर उसको किसी तरह का सपोर्ट मिलेगा
तो वो काम बहुत अच्छे से कर देगा। और कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसको कितना भी सपोर्ट मिले, कितना भी हेल्प मिले, वो नहीं कर पाएगा वो काम को, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं, वो एबल है ही नहीं, वो अनेबल है। और इसमें क्या है, वो एबल है कि अगर उसको थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाती है देन ही इज़ एबल टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क विद द हेल्प ऑफ टीचर्स और पीयर मेंबर्स। सो ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ओके, सो ऑप्शन 2 उसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस will be affected if a child does not want to play with other children as he or she feels shy। इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डेवलपमेंटल एरिया जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का वो अफेक्ट होगा अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत शर्मीला है, वो बहुत शाई फील करता है। तो इसमें कौन सा ऐसे डेवलपमेंटल एरिया पे हैम्पर पड़ेगा, दैट इज इफेक्ट पड़ेगा। सो वो है हमारा सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि जब बच्चा सोशली किसी से रिलेट नहीं कर पाएगा, वो सोशल नहीं हो पाएगा, तो फिर वो क्या, वो उसे शर्म आएगी या वो शाय फील करेगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो सोशल डेवलपमेंट जो होगा वो हमारा इफेक्ट करेगा। सो ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ टीचर कैन हैव अ सेटिस्फाइंग टीचिंग प्रोफेशन when he or she is more qualified than his or her colleagues, is close to higher authorities, has good control over the students, commands respect from the students। So टीचर कब सेटिस्फाइड होगा अपने टीचिंग प्रोफेशन से? जब उसको बाकियों से रिस्पेक्ट मिलेगा। बाकियों से इन द सेंस उसको चिल्ड्रन से, उनके खुद के पीयर मेंबर्स से या प्रिंसिपल से। अगर इन सब से उनको रिस्पेक्ट मिलेगा तभी वो सेटिस्फाइड हो पाएगा अपने प्रोफेशन से। सो कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओके, चलो 4th है इसका आंसर। नेक्स्ट, इन द 4 क्वाड्रेंट फॉर्मेट ऑफ MOOCs क्या था? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स इंटरैक्शन अमंगस्ट लर्नर्स एंड कोर्स कोऑर्डिनेटर्स? वीडियोस, डिस्कशन फोरम्स, रीडिंग मटेरियल, असेसमेंट। यहाँ पे एक वर्ड हाईलाइट किया गया है, फैसिलिटेट्स इंटरैक्शंस। इंटरैक्शन कब होगा? ऑब्वियस है जब हम डिस्कशंस करेंगे, है ना। जब हम डिस्कस ही नहीं करेंगे तो फिर इंटरैक्शन कैसे होगा? जब हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपनी चीज़ उसके सामने नहीं रखेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगा, तब तक कैसे एक अच्छा इंटरैक्शन होगा? सो डिस्कशन फोरम जो होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ मैंने 4 क्वाड्रेंट्स भी लिख दिए हैं। पहला है ई ट्यूटोरियल, सेकेंड है ई कंटेंट, थर्ड है वेब रिसोर्सेस और 4th है सेल्फ असेसमेंट। याद रखना MOOCs में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं और ये सीक्वेंस वाइज ही चलता है, ट्यूटोरियल, कंटेंट, वेब रिसोर्सेस, सेल्फ असेसमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंटर्ड मेथड? 3 तरह के मेथड्स होते हैं, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड और ग्रुप सेंटर्ड। तो लर्नर सेंटर्ड पूछा गया, इंक्वायरी अप्रोच क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा टीचर मिलकर जब पढ़ाते हैं तो उसको टीम टीचिंग कहते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड्स मैंने करा दिए हैं पहले ही। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर टीचिंग के प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। लेक्चर मेथड क्या है? इसमें टीचर सिंपली आता है, वो लेक्चर प्रोवाइड करता है और निकल जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? इसमें डेमो के थ्रू आपको कोई चीज़ अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसका वो डेमो देगा आपको, ठीक है, वो उसको आपके सामने फिजिकली उसको करके दिखाएगा, तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। बट इंक्वायरी अप्रोच क्या है? यहाँ पे जो बच्चा है अपने आप ही आंसर फाइंड आउट करेगा, डिस्कवर करेगा, तो ये होता है इंक्वायरी अप्रोच। तो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, ये इंटायरली लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ Bloom's taxonomy is achieved by rote learning? See, अगेन कीवर्ड यहाँ दे दिया रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, जो पहला क्या होता है? मेमोरी लेवल। ओके, सो सबसे पहला क्या है यहाँ पे? रिमेंबरिंग। हम क्या करेंगे? हम रिमेंबर करेंगे, मीन्स याद करने की कोशिश करेंगे। तो रोट लर्निंग का ये क्या है? अचीव्ड बाय रिमेंबरिंग। ओके, नेक्स्ट है चलो, अब ये क्या है? ये टेबल है आपको
अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीज़ें लर्निंग के बारे में दी हैं. अब देखेंगे. लर्निंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर. ओके. लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर. लर्निंग इज सेलेक्टेड द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग विद द स्टिमुलस. ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या है? स्टिमुलस. हमको पता है स्टिमुलस किसने दिया है? थ्रॉन्डाइक ने दिया है. तो सी का आपका 4 से रिलेट कर गया. ओके. सी का 4 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में, बट फिर भी बाकी देख लेते. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडैप्शन. यहाँ पे एक कीवर्ड मिल गया, अडैप्शन. ओके. अडैप्शन किसने दिया था? हमारा BF स्किनर ने दिया था. तो डी का 2 हो गया. तो डी का 2, सी का 4, बी का क्या हो जाएगा? बी का 1 गिलफोर्ड, और ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 गैरेट. सो ऑप्शन डी आपका होगा करेक्ट. आपको अगर 1-2 भी आपको आते हैं तो फिर आप बाकी के आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शन डी उसका होगा करेक्ट आंसर. अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन. डिस्कशन फोरम्स आर वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट फॉर MOOCs. डिस्कशन फोरम्स आर एन बिल्ड फीचर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, डिस्कशन फोरम्स आर वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट ऑफ MOOCs होता है. डिस्कशन फोरम्स क्या होता है? एक तरह का LMS होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या, एक तरह का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा बोथ फॉर लर्नर्स एज वेल एज टीचर्स, जिसमें टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे क्विज देना है, आपको कैसे पोल देना है, अगर आपको किसी तरह एग्ज़ाम कंडक्ट उसमें कराना है, क्वेश्चन रेस कराना है तो आप कैसे दोगे. तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी जाती है LMS में. ओके. तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग? प्रोवाइडिंग लेक्चर नोट्स, टीम टीचिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो पूछा है ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा है इसमें? ग्रुप सेंटर्ड मीन्स जहाँ पे टीचर एज वेल एज लर्नर्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं, वो होता है ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग. सो ऐसा कौन सा इनमें से मेथड है जिसमें दोनों लोग प्रेजेंट होते हैं? प्रोवाइडिंग लेक्चर नोट्स नहीं. टीम टीचिंग में तो सिर्फ और सिर्फ टीचर इंक्लूड होता है. डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे स्टूडेंट्स और एक ग्रुप में स्टूडेंट्स होते हैं वो और टीचर सब मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. अब नए नए आइडियाज़, बच्चे क्या करते हैं? नए नए आइडियाज़ को लाते हैं और उन आइडियाज़ को सही है या गलत है वो कौन बताता है? टीचर बताता है. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है जहाँ पे एक ग्रुप में बच्चे डिवाइड होते हैं और उसी ग्रुप में अपने अपने जो भी उनके डिस्कशन से, जो भी उनको क्वेरीज उससे रिलेटेड वो नए नए आइडियाज़ देते हैं. ओके. ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज ऑप्शन 4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट्स होलिस्टिकली अ टीचर शुड एम्फसाइज ऑन. अगर स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, होलिस्टिकली मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट. If a teacher wants to develop the students overall, so a teacher should emphasize on. टीचर किस पे emphasize करेगा? सब्जेक्ट नॉलेज ओनली दे दिया तो ये गलत है. आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलॉन्ग विद वैल्यू एजुकेशन. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेल. रेमीडियल क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स. सिर्फ स्लो लर्नर्स नहीं होते ना, वहाँ पे तो फास्ट लर्नर्स भी होते हैं. सो आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे. हाँ, आप स्लो लर्नर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमें उन्हीं लोग पे ही फोकस दोगे, उन्हीं लोग पे ही कॉन्सेंट्रेशन करोगे. नहीं, आपको सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना होगा. सो आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलॉन्ग विद वैल्यू एजुकेशन मीन्स आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जो आप पढ़ा रहे हो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके साथ साथ वैल्यू एजुकेशन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उस पर टीचर को एम्फसाइज करना होगा. दैट इज ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर. ठीक है. वैल्यू एजुकेशन में हम क्या पढ़ते हैं? मॉरल वैल्यूज़ कि क्या सही है क्या गलत है, एथिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते. सोशली कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो वैल्यू एजुकेशन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी. और ये वैल्यू एजुकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, हर बार ही इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. सो वैल्यू एजुकेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल एज ये किस में आता है? ये आपका उस कम्युनिकेशन में भी आता है. ओके. सो इसका तो आंसर होगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड? अगेन टीचर सेंटर्ड मेथड पूछा गया है. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि बच्चा प्रॉब्लम का आंसर खुद से ढूंढेगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग. डिस्कशन में क्या होगा? डिस्कशन में भी स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करेंगे. इंक्वायरी अप्रोच क्या होगा? इसमें भी स्टूडेंट, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था ना कि इंक्वायरी अप्रोच इज ऑल्सो अ लर्नर सेंटर्ड मेथड. बट डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, एज आई हैव सेड अबव, अभी तुरंत मैंने ऊपर बताया था आपको कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टीचर क्या प्रोवाइड करता है? एक डेमो देता है. इसका शॉर्ट फॉर्म है डेमो, जहाँ की टीचर क्या आपको फिजिकली जो है चीज़ों को करके दिखाएगा. ओके, जैसे सपोज आपको सोलर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है. सपोज टॉपिक चल रहा है क्लास में सोलर सिस्टम. सो व्हाट कैन अ टीचर बी डू? टीचर क्या कर सकता है? वो आपको ग्लोब के थ्रू, और बल्ब है वहाँ पे, मान लीजिए बल्ब लगा दिए, तो बल्ब के थ्रू ग्लोब को रिवॉल्व करके दिखा देगा, रोटेट करके दिखा देगा. तो इसके थ्रू वो आपको क्या समझाएगा कि हाँ अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है. ठीक है. ये डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको केमिकल, दोनों केमिकल्स को ऐड ऑन करेगा और फिर एक थर्ड केमिकल निकल के आएगा, केमिकल कंपोनेंट. तो ये सारी चीज़ें वो डेमो करके दिखाएगा. जो टीचर जो करके दिखाता है बच्चे को, वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. सो ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल ऑनलाइन टीचिंग? ट्रेडिशनल ऑनलाइन टीचिंग बोला गया है कि कौन सा टूल यूज होगा ट्रेडिशनल ऑनलाइन टीचिंग के लिए. देखो, एक तो ऑनलाइन बोल दिया है और एक ट्रेडिशनल बोल दिया. इट मीन्स कि बहुत ट्रेडिशनल तो नहीं होगा ये, बहुत ज़्यादा वोकेशनल नहीं होगा, ये मिडिल का होगा. ओके. सो प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, फिजिकल मॉडल या एलएमएस. एलएमएस तो अभी जस्ट न्यू आया है, अभी एकदम नया कौन सा ऑनलाइन टीचिंग मॉडल है? एलएमएस. पढ़ा था ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. तो प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, ट्रेडिशनल कहा गया, तो फिजिकल मॉडल ये होगा इसका आंसर. ठीक है, कि फिजिकली आपको वो चीज़ दिखाएगा, फिजिकल कंपोनेंट आपको दिखा देगा किसी चीज़ का. जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया ग्लोब का, तो ग्लोब लाके वो आपको दिखा देगा कि हाँ ये ग्लोब है, यहाँ पे क्या अर्थ का ग्लोब है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, आपको सारे कंट्रीज वहाँ पे वो दिखा देगा. ठीक है, चलो इसका आंसर होगा 4. नेक्स्ट, विच डिजाइनिंग असेसमेंट्स टीचर मस्ट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर आउटकम बेस्ड एजुकेशन? आउटकम बेस्ड एजुकेशन अगर टीचर को फाइंड आउट करना है तो किस चीज़ पे उसको फोकस देना होगा? दैट इज़ लर्निंग आउटकम्स, कि आप जो पढ़ा रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है. ओके. टीचर जो भी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, फाइनल में अगर वो समेशन करता है, समेटिव लर्निंग हमने पढ़ा था ना, ठीक है, समेटिव लर्निंग अगर वो करता है, समेटिव असेसमेंट, तो एंड रिजल्ट क्या निकल के आता है? बच्चा फेल होता है, बच्चा पास होता है. सो किससे होगा ये? लर्निंग आउटकम्स. आउटकम बेस्ड एजुकेशन, दैट इज लर्निंग आउटकम. सी, आउटकम बेस्ड एजुकेशन से ही क्लियर है कि आउटकम निकल के आ रहा है, रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा है, तो लर्निंग आउटकम्स. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट इज अ सॉफ्टवेयर. हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. LMS can be used for virtual teacher student groups. Yes, this one is also correct. It is a hardware. अब सिंपली सोचो, ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, अगर कोई चीज़ सॉफ्टवेयर है तो वो हार्डवेयर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना. तो LMS इज अ हार्डवेयर, रॉन्ग होगा. LMS कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन क्विजेस. येस, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. LMS कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट. नहीं, वेबसाइट्स नहीं बनाता है ये. तो ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, एज वेल एज ऑप्शन 4 होगा. यस, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 36 का, ऑप्शन सी. ओके, चलो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड. सी, ओके, रिवाइज्ड लिखा है मीन्स न्यू, जो नया है. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक ओल्ड वर्जन है और एक न्यू वर्जन है. Which of the following categories is considered to be the highest for the learner? आपको रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट जो लर्निंग है वो फाइंड आउट करना है. क्रिएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, कौन सा है? तो इसमें हम क्या करते हैं? एनालाइज. ये हमारा हाईएस्ट स्टेज होता है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ न्यू
version of Bloom's taxonomy. ओके, सो ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर. सॉरी, वेट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएट. ओके ओके ओके, सॉरी, क्रिएट होगा इसका. हाईएस्ट वर्जन जो होगा इसका क्रिएट होगा, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमिक. आई एम सो सॉरी, ऑप्शन 3 नहीं होगा इसका, ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर. वेट, लेट मी डिलीट ऑल द things which I have written on it. Okay, highest for the learner, that is create. Okay, ये होगा आपका highest level. See, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये ओल्ड वर्जन है और ये आपका न्यू वर्जन है. पहले नॉलेज होता है, नॉलेज को हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं, मीन्स इलाबोरेट करके समझाते हैं. देन उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसको एनालिसिस करके देखते हैं कि सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, सिंथेसाइज करते हैं, सारी चीज़ों को मिलाते हैं और फिर उसके बाद फाइनल हम इवेलुएट करते हैं, चेकआउट करते हैं. बट रिवाइज्ड में क्या है, पहले हम रिमेंबर करते हैं, फिर उस चीज़ को समझते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन होता है, एनालाइज करते हैं एंड इवेलुएट करते हैं और फाइनल में हम क्रिएट करते हैं. सी, यहाँ पे एनालिसिस के बाद इवेलुएशन के बीच में सिंथेसिस है, बट यहाँ पे एनालिसिस के बाद सीधे इवेलुएशन है और लास्ट में हमारा क्या है, क्रिएट या क्रिएशन. सो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन 4. ओके, नेक्स्ट है डायनेमिक अप्रोच टू द टीचिंग मीन. डायनेमिक अप्रोच क्या होता है, जो बहुत जल्दी, जो बहुत फ्रीक्वेंटली जो चेंज करता है. ठीक है, हम बोलते हैं ना हमारा एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, मीन्स बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होता है, बहुत क्विकली चेंज होता है. तो अप्रोच टू द टीचिंग, इसी में अगर टीचिंग के टर्म्स में अगर बोला जाएगा डायनेमिक अप्रोच तो क्या होता है, टीचिंग शुड बी लेक्चर, स्टूडेंट्स शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, टीचर्स शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली और टीचर्स शुड बी एनर्जेटिक. सी, ऑप्शन 2 होगा स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है वो हर थोड़े थोड़े टाइम में वो चेंज होती रहती है. पहले ऑफलाइन का टाइम था, अब उसके बाद अब ऑनलाइन का आ गया है, अब वर्चुअली वो चीज़ होने लगी है. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं. जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं. सो अलग थ्रू एक्टिविटीज़, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू टीचर पढ़ाने की कोशिश करेगा. जैसे पहले के टाइम में वो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता था, अब वाइट बोर्ड आ गया है, अब और स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं. सो रैपिडली चेंजिंग अप्रोच टीचिंग में क्या होगा, अगर टीचर जो स्टूडेंट्स शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर वो लर्न करेंगे, सो दैट इज डायनेमिक अप्रोच. ओके, henceforth ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट कम अंडर कोऑपरेटिव लर्निंग. कौन सा ऐसा अप्रोच है जो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर नहीं आता है. पहले तो समझेंगे व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग होता है जहाँ पे टीचर स्टूडेंट मिल के काम करते हैं. ठीक है, मिल के कोई चीज़ पढ़ते हैं या मिल के कोई चीज़ समझते हैं तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग. या स्टूडेंट मिल के पढ़ेगा या टीचर स्टूडेंट. सो स्टूडेंट टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है. सो कोऑपरेटिव लर्निंग वही होता है. फिश बाउल है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, जिक्सॉ है, टीम पेयर सोलो है. सी, टीम पेयर सोलो ये तो होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो वर्ड है वो आपको डिफाइन कर रहा है. टीम मतलब एक टीम में होके काम कर रहे हैं, जो टीम में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं. जिक्सॉ क्या होता है, जिक्सॉ आपने छोटे में आपने एक पज़ल देखा होगा कि बहुत अलग अलग पीसेस होते हैं पज़ल के, फिर उनको ना छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के एक पूरी एक ड्राइंग बनती है. वेट, इफ़ आई कैन शो यू दैट इमेज, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो wait for a minute, I have copied that image. Yes, okay, as you can see over here, jigsaw method यही होता है कि हमारे पास छोटे छोटे क्या रहते थे, पीसेस रहते थे. ये बहुत हार्ड मटेरियल के रहते थे, पेपर के ही रहते थे बट बहुत हार्ड मटेरियल रहता था और उनको फिर हम लोग क्या करते थे, जोड़ के एक बड़ा सा एक डायग्राम बनाते थे.
वो डायग्राम कुछ भी होता था, बारबी का होता था, सीनरी का होता था, आपने छोटे में खेला होगा पजल बॉक्स। ओके, सो जिक्सॉ मेथड वही है कि आप या तो जैसे आप सेम कलर के चाहे बना लो, यहाँ है ना सेम कलर के, या आप 4 डिफरेंट कलर के बना लो, या ग्रीन को आप ऊपर कर दो, ऑरेंज को नीचे कर दो। सो इस मेथड से क्या होती है, इस मेथड से डिस्कवरी भी होती है, एज वेल एज आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत शार्प हो जाता है। ठीक है, ब्रेन शार्पनेस के लिए ये मेथड बहुत सही है, जिक्सॉ मेथड। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि जिक्सॉ मेथड क्या है। सो जिक्सॉ में भी क्या होता है, लोग मिलके खेलते हैं, कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होता है। फिश बाउल में क्या होता है कि इसमें एक वेट, लेट मी डिलीट ऑल दिस। ओके, देखो फिश बाउल में क्या होता है, एक बाउल टाइप का एक चीज़ होता है। ठीक है, जैसे बाउल जो कटोरे का क्या शेप होता है, गोल होता है, वैसे कुछ बच्चे अंदर बैठे रहते हैं और कुछ बच्चे बाहर बैठे रहते हैं। सो अंदर वाले जो बच्चे हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कवरी करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं किसी चीज़ को लेकर के। और जो बाहर वाले जो बच्चे होते हैं उनकी बातों को सुनते हैं और नोट्स प्रिपेयर करते हैं या नोट्स बनाते हैं, या अगर उनको समझ में आ गई है तो फिर वो माइंड में ही अपना सेट कर लेते हैं। सो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो अब ये फिर वापस में अगर ये बच्चे अंदर जाते हैं तो ये बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, ये इनकी बातें सुनते हैं, इनके आइडियाज़ को लेते हैं और पॉइंट डाउन करते हैं, अपने नोट्स पे लिखते हैं। सो ये भी क्या एक तरह का कोऑपरेटिव लर्निंग। इससे क्या होता है कि बहुत सारे आइडियाज़ आपको एक टाइम पे आपको डिलीवर हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं एक टाइम पे, और उन्हीं आइडियाज़ के थ्रू आपका जो भी प्रॉब्लम है या जो भी क्वेरीज है आप सब मिलके आपस में सॉर्ट आउट करते हो। तो फिश बाउल यही होता है। सो इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट कम अंडर कोऑपरेटिव लर्निंग। सो क्या बचा हमारा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन इज द ओनली मेथड विच इज़ टीचर सेंटर्ड। ओके, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, कोऑपरेटिव लर्निंग का मेथड नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर पे फोकस रहता है, टीचर काम करके दिखाता है, जो भी उसको दिखाना रहता है अपना को, जो भी फिजिकल अपीयरेंस, जो भी वो टॉपिक उठाता है उसके थ्रू वो डेमो करके दिखाता है। बाकी स्टूडेंट्स क्या करके वो बैठ के देखते हैं, सुनते हैं। ओके, तो फिर इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। Two statements are given, statement A and B. Statement A says understanding level of teaching and learning is based on acquisition of factual information, to see relationships, to comprehend, to seek generalization and their application in life. See, सबसे बड़ा कीवर्ड है यहाँ पे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स जब भी आ जाए तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का पार्ट होता है। इसमें हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लेते हैं, उसके बीच हम रिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, उसको एलाबोरेट करके देखते हैं, फिर उस चीज़ को जो भी मेरा नॉलेज है वो जनरलाइजेबल है कि नहीं है, जनरलाइज हो पाता है कि नहीं हो पाता, और फिर बाद में उसको आगे जाके जो प्रोसेस होता है उसमें हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ए तो मेरा करेक्ट है। अब स्टेटमेंट बी देखते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग लिख दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग। सो ये जो सारे जो कीवर्ड्स हैं ये किसके हैं, ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के हैं। सो henceforth both of the statements are correct. Yes, both statements are correct. इसका आंसर होगा ऑप्शन 1. ओके, सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था, 20 क्वेश्चंस। इसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें आपको 20 मोर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, वो चलेगा हमारा 41 to 60। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छा लगा है, लेक्चर समझ में आई हैं चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बाकियों के साथ शेयर भी करिए। और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल गया है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप उसके थ्रू जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 3 नेक्स्ट सीरीज़। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।